नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 38 है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत सिंपल है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास नोट सीरी एजुकेशन एप्लीकेशन पर है, आप ले सकते हैं। देखिए बच्चों, आज हमको पढ़ना क्या है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 2 चरणों में चला था, पहले 12 मार्च से 1930 से फिर मार्च 1931 तक चला था ये। मतलब मार्च 1930 से मार्च 1931 तक 1 साल चला। फिर मार्च वाले महीने में ना गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हो गया था, तो कुछ दिन के लिए हमने आंदोलन रोक दिया था। लेकिन उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए, तो दोबारा से आंदोलन हमने शुरू कर दिया जनवरी 1932 से। फिर ये 1 साल से ज़्यादा चला, मई 1933 तक चला। ठीक है, इससे पहले क्या आपने पढ़ा है? इससे पहले तो हमने भैया लाहौर अधिवेशन पढ़ा। लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को अधिकार दे दिया गया था कि आप आंदोलन चलाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे आप चलाना चाहें, जो तरीका अपनाना चाहें वो कीजिए। तो गांधी जी को अधिकार मिला हुआ है कांग्रेस की तरफ से, तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं, या नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। मीनिंग क्या है? सविनय मतलब हम विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करेंगे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यही है कि विनय पूर्वक हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो अनैतिक कानून है ना, उसका उल्लंघन करेंगे। जो कानून सही नहीं है, अन्याय करते हैं हमारे साथ, उनका हम उल्लंघन करेंगे। और इसके अलावा टैक्स भी नहीं देंगे, लगान भी नहीं देंगे। तो ये उद्देश्य था इस कानून का, इस आंदोलन का। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत क्यों किया गया, ये आंदोलन का कारण क्या था, इसको बताने का मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत था, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले क्या क्या हुआ, साइमन कमीशन आयोग का उन्होंने गठन कर दिया, जिसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेते? हमारे लिए वो संवैधानिक सुधार करने आ रहे हैं और हमारा कोई इंडियन का उसमें है ही नहीं। उनको कैसे पता लगेगा हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या डिमांड है? और इसके अलावा हमको चैलेंज मिला था, हमने नेहरू रिपोर्ट बना दी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की नेहरू रिपोर्ट को। और गांधी जी ने अभी जनवरी वाले महीने में 1930 में, जनवरी 1930 में 11 मांगे रखी थी, जिसे 11 सूत्रीय मांग कहा जा रहा है, लॉर्ड इरविन के सामने। तो लॉर्ड इरविन ने इसको भी नहीं माना। तो गांधी जी ने उसके बाद कहा, भैया हमने तो घुटने टेक कर रोटी मांगी अंग्रेज़ों से, लेकिन बदले में हमको पत्थर मिले। यही कहते उसके बाद आंदोलन हमने शुरू कर दिया। और आंदोलन शुरू करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट और भी कारण ये था कि उस समय 1929 से 1930 में महामंदी का दौर चल रहा था। पूरे विश्व में बहुत ही महामंदी चल रही थी, और एक और चोट देने का समय आ गया था अंग्रेज़ों को कि इस महामंदी में अगर आंदोलन चला दिया जाए तो अंग्रेज़ों के ऊपर एक गहरी चोट आएगी। तो ये सब कारण थे आंदोलन चलाने के। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत कैसे करते हैं गांधी जी? आंदोलन की शुरुआत करते हैं, नमक टैक्स को पकड़ते हैं गांधी जी। वो देखते हैं कि शुरुआत कैसे करें, सोचते हैं, तब उनके दिमाग में आता है कि नमक जो कानून है इसको तोड़ा जाए, क्योंकि नमक कानून अगर हम तोड़ेंगे, नमक सबकी ज़रूरत है, और नमक ऐसा मुद्दा होगा कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में भेदभाव करेंगे। इससे पहले वाले आंदोलन में देखा गया था, जैसे बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ था। बंग भंग आंदोलन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो गंगा में डुबकी लगाकर आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, तो मुस्लिम लोग साथ नहीं दे रहे थे। इससे पहले वाले कई आंदोलन में मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। हालांकि इस आंदोलन में भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले लोग साथ नहीं देंगे, कुछ मुस्लिम साथ देंगे, लेकिन पूरी मेजॉरिटी साथ नहीं देती इस आंदोलन में भी। शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से। अपने साबरमती आश्रम से गांधी जी निकलते हैं। कहाँ के लिए रवाना होते हैं? दांडी के लिए रवाना हो जाते हैं। दांडी वहाँ से 358 किलोमीटर था। मील में अगर देखेंगे 341 मील था। 24 दिन ये पैदल यात्रा करते हैं अपने 78 सहयोगियों के साथ। इस सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह कहा जाता है। तो 12 मार्च 1930 से निकलते हैं, 5 अप्रैल 1930 को पहुँच जाते हैं दांडी पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर अगले दिन 6 अप्रैल को सुबह 1930 को नमक कानून तोड़ देते हैं। और इसी 6 अप्रैल से ही ये आंदोलन शुरू हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। देखिए मैप में, देखिए गुजरात में ये साबरमती आश्रम है, यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद दांडी जाते हैं, समुद्र के किनारे जहाँ नमक बनता है, तो यहाँ नमक बनाते हैं। ये नमक बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। जैसे समुद्र का पानी खेतों में इकट्ठा कर लिया और चारों तरफ आपने ऐसे घेर दिया, ठीक है। और जो पानी इसमें है वो धूप में वाष्पित हो जाएगा,
तो जो बचेगा वो नमक नमक बचेगा। यही बना बना के कानून तोड़ने का लक्ष्य था। तो इस दांडी यात्रा को, दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि भैया ये तो वैसे ही है जैसे नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था। पेरिस मार्च किया था वो नेपोलियन जो था ना, वो इटली का एक जगह है एल्बन से गया था फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के अंदर है पेरिस, तो एल्बन से पेरिस गया था। ऐसे ही कुछ यात्रा थी, उसके जैसे इस यात्रा को बताया सुभाष चंद्र बोस ने, ऐतिहासिक यात्रा बताया। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया, नमक कर को ही क्यों चुना गया, साल्ट टैक्स को ही क्यों चुना गया। अब देखिए, नमक सबकी ज़रूरत थी, तो इसमें इस बात को लेकर परस्पर मतभेद होने का कोई चांस ही नहीं था कि नहीं भैया नमक तो हिंदू खाते हैं मुस्लिम नहीं खाते हैं, ऐसा तो कोई चांस नहीं था। तो एक ऐसा मुद्दा था जिसमें सभी लोग साथ आ सकते थे। और इसके अलावा तटवर्ती जो समुद्र किनारे वाले लोग थे, ऐसे इलाके जहाँ पर रोज़गार भी मिल सकता था, यही था। और अंग्रेज़ों ने साल्ट टैक्स एक्ट 1882 बनाया था, जिसके तहत केवल अंग्रेज़ ही नमक बना सकते हैं और कोई नमक नहीं बना सकता। और अंग्रेज़ का एक अधिकार इस पे था, और एक तरीके से कह सकते हैं वो हमसे मुँह मांगी कीमत इसे लेते थे। 60-65% तक इस पर टैक्स लगा दिया करते थे वो, नमक जैसी चीज़ पे। अब ये जो दांडी मार्च हुआ था गांधी जी का, साबरमती से दांडी तक जो यात्रा हुई थी, इस दांडी मार्च को वाइट फॉलोइंग रिवर भी कहते हैं। पता क्यों? क्योंकि भैया देखिए, साबरमती आश्रम से कई लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर ये दांडी तक जा रहे हैं। तो एक लाइन, सड़कों पे एक लाइन लगी हुई है, ऊपर ड्रोन से देखेंगे ऐसे लगेगा कि भैया सफ़ेद चादर चल रही है, सफ़ेद नदी कोई बह रही है लोगों की। तो इसलिए वाइट फॉलोइंग रिवर इसको कहा जाता है। यहाँ पर गांधी जी ने कसम खाई थी कि साबरमती मैं तभी वापस लौटूंगा जब मैं देश को आज़ाद करवा लूँगा। लेकिन आपको पता है, देश आज़ाद हो गया, लेकिन गांधी जी कभी साबरमती वापस नहीं लौट पाए, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी बाद में, देश की आज़ादी के बाद। अब इनके द्वारा जो आंदोलन था ये हर जगह फेमस हो गया, हर जगह ऐसा होने लग गया। जैसे आपका तमिलनाडु के अंदर यहाँ से 155 किलोमीटर की यात्रा करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जैसे गांधी जी की दांडी यात्रा हुई थी, वैसे ही चक्रवर्ती राजगोपालचारी यात्रा करते हैं 155 किलोमीटर की, और यहाँ पर पहुँच के वेदारण्यम में पहुँच के नमक कानून तोड़ते हैं। वेदारण्यम में पहुँच के नमक कानून तोड़ते हैं। तो ये कहाँ से शुरू करते हैं? तिरुचिरापल्ली से ये शुरू करते हैं। 155 किलोमीटर चलने के बाद वेदारण्यम पहुँचकर नमक कानून तोड़ते हैं। ऐसे ही केरल में भी हुआ। केरल के कैलिकट से शुरू करते हैं, कौन? ये के कलप्पन। तो 128 किलोमीटर की यात्रा करके केरल के ही पयन्नूर में पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, नमक बनाते हैं। तो ऐसे ही हर जगह ये आंदोलन फेमस हो रहा था। ऐसे ही हर जगह जो तटवर्ती वाले इलाके हैं सब नमक कानून तोड़ रहे थे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया जा रहा था, इसकी विशेषता क्या थी? पहली बात तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा, तो ये अहिंसात्मक होगा। हिंसा तो गांधी जी को बर्दाश्त थी ही नहीं। और इस आंदोलन में तय किया गया था कि कोई भी भूमि कर नहीं देगा, अंग्रेज़ों को कोई भी भूमि कर नहीं देगा, और सभी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी दफ्तर, सरकारी नौकरियां, सरकारी कोर्ट, उन सब का बहिष्कार करेंगे हम। और जो विदेशी दुकानें हैं, जैसे जो दारू शराब बेचने वाली दुकानें हैं, उनके बाहर हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमारा इंडियन विदेशी दुकान पर जाएगा सामान लेने के लिए, उसको हम समझाएंगे कि भैया ऐसा मत करो, हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं, आप भी इसका बहिष्कार करो। इसके अलावा मास स्ट्राइक करेंगे। ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं थी। अब गांधी जी जब पहुंच जाते हैं वहाँ पे, दांडी पहुंच जाते हैं, तो कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद गांधी जी ऐलान करते हैं कि हम, एक गुजरात में ही जगह है धरसाना, यहाँ धरसाना नमक डिपो था, नमक बनता था अंग्रेज़ों का, इस पर हम अटैक करेंगे। अटैक मतलब इस पर छापामारी करेंगे, ठीक है। वहाँ जाके मैं हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाकर रेड डालेंगे। गांधी जी ने कहा, यह ऐलान किया 4 मई 1930 को उन्होंने ऐलान किया। भैया सब जो अंग्रेज़ थे वो भौचक्के हो गए कि ये क्या हो क्या रहा है देश में। अभी नमक कानून तोड़े हैं गांधी जी, और उसके बाद फिर 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ,
और धरसाना में जा रहे हैं, हमारा जो नमक बनाने वाली जो फैक्ट्री कह सकते हैं डिपो है, वहाँ पे जा रहे हैं धरना देने के लिए, वहाँ पे छापामारी करेंगे। तो इसलिए 4 मई को जब गांधी जी ने यह ऐलान किया, अगले ही दिन गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया। अगले ही दिन 5 मई 1930 को गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार करके पता कहाँ ले गए? पूना में एक जेल है, यरवदा जेल, एक ऐतिहासिक जेल है, नाम याद रखिएगा, यरवदा जेल में इनको डाल दिया गया। अब धरसाना कांड इसको बोला जाए या धरसाना सत्याग्रह भी कह देते हैं इसको, क्योंकि यह धरसाना मार्च भी इसको कह देते हैं कि धरसाना अब जाना है। पहले साबरमती से दांडी आए, अब दांडी से धरसाना जाना इनका लक्ष्य था। अब गांधी जी गिरफ़्तार हो गए, लेकिन गांधी जी ने पहले ही कह रखा था अगर मैं गिरफ़्तार हो भी जाऊंगा तो अब्बास तैयब जी जो हैं ये न्यायाधीश रह चुके थे, 76 साल इनकी उम्र थी उस समय, और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ये गांधी जी के मिशन को आगे लेकर जाती हैं और कई लोग इनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लेकिन इनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, नाम याद रखिएगा, धरसाना कांड में सरोजिनी नायडू का नाम सबसे ऊपर है। श्रीमती सरोजिनी नायडू और अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में 2000 से ज़्यादा लोगों ने इस मार्च को जारी रखा। लेकिन जब ये धरसाना पहुंचते हैं, वहाँ पे जहाँ धरसाना नमक बनता था उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने गड्ढे करवा रखे थे, उन गड्ढों में ऐसे पानी भरवा रखा था। तो वहाँ 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर इतना बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। इन आंदोलन जो करता लोग थे इन पर इतना बुरी तरीके से, इतनी बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज किया गया कि इसको एक्सप्लेन किया था वेब मिलर ने। वेब मिलर उस समय पत्रकार वहाँ उपस्थित थे, तो वहाँ ब्रिटिश सरकार को उन्होंने बेनकाब कर दिया। पूरे विश्व में ये बर्बरता की खबर चली गई और अंग्रेज़ों का बहुत ही विरोध होने लग गया हर जगह। इंडिया में ही नहीं, पूरे विदेश में ही विरोध होने लग गया जहाँ जहाँ इंडियंस थे, और बेनकाब हो गई एक तरीके से ब्रिटिश सरकार की। बहुत ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है इंडियन पे। धरसाना में बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ था। ये वेब मिलर हैं जिन्होंने आंखों देखा जो हाल है अपनी न्यूज़पेपर पे छापा था। इसके बाद पूरे देश में विरोध होने लग गया और फिर सरोजिनी नायडू को भी वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो यही था धरसाना कांड। धरसाना में लाठीचार्ज हुआ था बुरी तरीके से, वेब मिलर ने इसको एक्सपोज किया था, यही बताने का प्रयास था। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी 1931 को गांधी जी जेल से छूट जाते हैं। जिनको गिरफ्तार किया गया था ना, 26 जनवरी 1931 को गांधी जी जेल से छूट जाते हैं। लेकिन उस बीच एक और आंदोलन चला था, लाल कुर्ती आंदोलन। ये कोई नया आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक ब्रांच है, एक तरीके से कह सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में चल रहा है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित थे और गांधी जी से प्रेरित थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ही इन्होंने एक आंदोलन चलाया अपने इलाके में। कौन सा इलाका? नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस देख रहे हैं, ये आज पाकिस्तान में है। पेशावर और उसके आसपास वाले जो इलाके थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत फेमस थे। बादशाह खान इनको बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर नाम सीमांत गांधी है। यह खान अब्दुल गफ्फार खान, जब देश आज़ाद हुआ था इनको ऑप्शन दिया गया था कि पाकिस्तान में रहना कि हिंदुस्तान में, तब इन्होंने अपनी जनता, अपने इस आसपास वाली जनता से जनमति संग्रह करवाया, मतलब पूछा कहाँ रहना चाहते हो। तो मेजोरिटी लोग मुस्लिम थे, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन इंडिया में उनको भारत रत्न मिला हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद हमने इनको भारत रत्न दिया हुआ है। 1987 या 88 की बात है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खैर, खान अब्दुल गफ्फार खान मैंने बताया गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में ये इलाके में थे और इन्होंने एक संगठन बनाया हुआ था, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, इसका गठन 1929 में गांधी किया हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इस खुदाई खिदमतगार का जो गठन है वो उन्होंने 1929 में किया हुआ है। और खुदाई खिदमतगार का मतलब पता आपको क्या होता है? ये एक फ़ारसी शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग होता है ना, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। तो इस संगठन में कई लोग जुड़े हुए थे। अब खान अब्दुल गफ्फार खान, मैंने बताया, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित थे, गांधी जी से प्रेरित थे। अहिंसक मार्ग पर चलने के लिए ये भी खुश थे।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब देश भर में चल रहा था तब इन्होंने, इनके इस ग्रुप ने एक आंदोलन, उसी प्रकार का आंदोलन अपने वाले इलाके में चलाया, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, ये संगठन के लोग लाल कुर्ता पहनते थे। तो इन्होंने आंदोलन चलाया, अहिंसात्मक आंदोलन था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कानून को तोड़ना है ना, तो यहाँ भी कानून तोड़े गए। जैसे अंग्रेज इनसे चौकीदारी टैक्स लेते थे, तो चौकीदार टैक्स ये इन्होंने देने से मना कर दिया, और भी बहुत सारे प्रकार के टैक्स इन्होंने देने से मना कर दिया, और भी जो अनैतिक कानून थे उन्होंने यहाँ तोड़े। लेकिन उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। दिमाग में ये रखिएगा कि भैया ये लाल कुर्ती आंदोलन कोई अलग आंदोलन नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही दौरान चलाया गया आंदोलन है, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में चल रहा है। इसका नाम अलग रख दिया गया कि लाल कपड़े उन लोगों ने चलाए हुए थे, लेकिन ये गांधी जी के बिहाफ पर वहाँ काम हो रहा है। जब खान अब्दुल गफ्फार खान गिरफ्तार हो गए तो जो इनका ग्रुप था खुदाई खिदमतगार, उसके जो सभी लोग हैं ना पेशावर में इकट्ठा होते हैं। पेशावर में एक जगह है किस्सा खबानी बाज़ार, वहाँ सब इकट्ठा होते हैं, जनसभा बुलाते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन अहिंसक तरीके से हड़ताल करते हैं। अंग्रेज़ों को गुस्सा आता है कि भैया अंग्रेज़ इनका दमन करना चाह रहे थे, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने एक रेजिमेंट भेज दी, गढ़वाल रेजिमेंट भेजी, जिसके नेतृत्व कर रहे थे वीर चंद्र सिंह। इनको हुक्म दे दिया कि इन पर गोली चला दीजिए, इनको उठाइए, नहीं उठ रहे हैं तो इन पर गोलियां चला दीजिए। तो वीर चंद्र सिंह ने मना कर दिया, भैया मैं कैसे गोली चला दूं, ये तो निहत्थे हैं, ये हिंसा भी नहीं कर रहे हैं, तो गोली कैसे चला दें। तो अंग्रेज़ों को वीर चंद्र के ऊपर गुस्सा आया, तो ये जो पुलिस वीर चंद्र सिंह थे, इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, इनको आजीवन कारावास डाल दिया गया। उसके बाद दूसरी रेजिमेंट को भेजा गया और इन पर गोलियां चलाई गई। इन किस्सा खबानी बाज़ार में जो लोग इकट्ठा हुए थे, इन पर गोलियां चलाई गई। तो इसी गोलियां चलाने के क्रम में लगभग 250 लोग मर जाते हैं। तो इसे किस्सा खबानी बाज़ार षड्यंत्र कहा जाता है, या कांड कहा जाता है, या नरसंहार कहा जाता है। ठीक है, किस्सा खबानी बाज़ार नरसंहार ये किसके ऊपर किया गया था? ये खुदाई खिदमतगार से जुड़े हुए लोगों के ऊपर किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के जो फॉलोवर्स थे इनके ऊपर किया गया था। बहुत भयानक था। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाओं ने भरपूर भाग दिया था। तो जितने भी आंदोलन अब तक हो चुके थे ना, उनमें से सबसे आगे आंदोलन यही माना जाता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू जो महिलाएं हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन इसमें भी बहुत कम था। और ये आंदोलन जो है बहुत अनुशासित था, बहुत ज़्यादा अनुशासित था। इससे पहले वाले आंदोलन में देखा आपने, कई आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन मान लीजिए या कोई भी आंदोलन मान लीजिए, वहाँ हिंसा हो जा रही थी, लेकिन यहाँ हिंसा नहीं हुई। भले ही कितनी भी लाठीचार्ज हुआ, या किस्सा खबानी बाज़ार की अगर बात कर लें, या आपका इससे पहले जो मैंने बताया जो धरसाना कांड हुआ, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, तो कोई भी प्रतिक्रिया जवाब नहीं दिया हमने, मतलब हमने हिंसा नहीं की, हम सहते रहे। ठीक, अब उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है, जो नेहरू रिपोर्ट नहीं, जो साइमन आयोग की रिपोर्ट थी, उस पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला, दूसरा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये आंदोलन चला रहे थे। इसके अलावा जब ये पार्टिसिपेट नहीं किया, अंग्रेज़ों को धक्का लगा कि भैया जो सबसे बड़ी पार्टी है वही नहीं पार्टिसिपेट कर रही है। ये लंदन में हो रहे थे गोलमेज सम्मेलन, तो इस गोलमेज सम्मेलन का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए प्रेशर बनाया गया भारत के वायसराय पर, लॉर्ड इरविन पे। उनको कहा गया कि आप किसी भी कीमत पे कांग्रेस को मनाइए। तो इसके बाद कांग्रेस की ओर से गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो उस समझौते के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस की तरफ से। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, यही है दूसरा। तीसरे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं यही आंदोलन। वो आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आगे हमारा क्या टारगेट होगा पढ़ने का? आगे हमारा टारगेट पढ़ने का यही है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगले वीडियो में पढ़ा दूँ, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके बाद गांधी इरविन समझौता में बता दूँ, फिर दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में आपको बता दूँ टोटल।
ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद 1935 का कानून आ जाएगा, क्योंकि फाइनली 1935 का कानून ही तो बनाना है। जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं उन पर साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, जो फाइनल रिपोर्ट जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसी के तहत 1935 का कानून बनेगा। तो चलिए, इसके जो क्लास नोट्स है श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वो बेनिफिशियल बहुत है आपके लिए, मिल जाएंगे, ले लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।